panels of this evening. शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ, गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को बदलना सिखाती है। We all know this, ये हम सब बखूबी जानते हैं, पर क्या एक सक्सेसफुल यूनिकॉर्न बनाने के लिए ठोकरें खाने के अलावा कोई और सीक्रेट है क्या? Again, at the cost of repeating myself, हजारों की महफिल है, जश्न हुनर जारी है, हजारों की महफिल है, जश्न हुनर जारी है। इस बारे में मेरे कुछ ना कहने में ही समझदारी है। हम उन्हीं से सुनेंगे जो इस मैदान के अव्वल खिलाड़ी हैं, दिग्गज हैं of building a unicorn. Let's move on to one of the most exciting and awaited panels of this day and evening, Secrets to Building a Unicorn. Well, हमारा दिल बहुत खुश है. I know you know why. Because एक बार फिर, for the second time in a row, we are privileged to welcome Ashneer Grover, founder, Third Unicorn. Well, I'm informed that he'll be joining us in about 30 seconds. And हमारा दिल और भी खुश इसलिए है because we have Aseem Ghavri, co-founder, Third Unicorn. और इस पैनल को बांधने वाले हैं हमारे मॉडरेटर पुनीत वर्मा, फाउंडर साइब्रेन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। और मुझे लगता है ये 30 सेकंड पूरे होने को आए। Ladies and gentlemen, for the second time in a row at TiECon Chandigarh, we are joined by Ashneer Grover, founder, Third Unicorn. Very warm welcome to you, Ashneer, and thank you so much for joining us. And we're also joined by Aseem Ghavri, co-founder, Third Unicorn. I request him to come up on the dais. Ladies and gentlemen, a loud round of applause, please. And our moderator, our wonderful moderator, Puneet Verma, founder, Cybrain Software Solutions. Puneet ji, all yours. हेलो, गुड इवनिंग गाइस। सुबह से टकटकी लगा के बैठे हैं लगता सारे के सारे। सो थैंक यू अशनीर जी चंडीगढ़ आने के लिए, और ये दूसरी बार आप चंडीगढ़ आ रहे हैं टाइकॉन में, तो हमारा तहे दिल से धन्यवाद उसके लिए आपका। और इस बार आप हमारे चंडीगढ़ के लड़के के साथ आए हैं, असीम। इसने बहुत तरक्की करी है, जो ये आपको साथ में लेके आ रहा हूँ, हम साथ में बैठ पा रहे हैं तीनों। असीम की मेहनत है इसमें, और चंडीगढ़ को इसके ऊपर गर्व होना चाहिए। क्या बोलते हो गाइस? तो अशनीर जी, किसी को बताने की तो जरूरत है नहीं, आपको सारे ही जानते हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर भी। तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ। मेरे ख्याल से असीम को भी लगभग अब सारे ही जानते हैं चंडीगढ़ में तो सब जानते हैं, पहले से ही एक सक्सेस स्टोरी है। आपके साथ जुड़ने के बाद ये अब पूरे इंडिया में सक्सेस स्टोरी होने जा रहा है, तो भी दुआ करेंगे कि जल्दी वो सब कुछ हो जाए जो इसने सोचा है आपके साथ मिलने के बाद। तो मेरा पहला क्वेश्चन अशनीर जी आपसे ये रहेगा, आपने भारत पे बनाया, उसके बाद क्रिक पे बनाया, तो दोनों में फ़र्क क्या है जो आपको मेजर लगता है कि भारत पे में ये किया होता तो शायद इससे बेटर होता जो आपने क्रिक पे में किया? आवाज आ रही है? पीछे आ रही है आवाज? ठीक है। तो नहीं यार, मतलब अलग अलग बिजनेस हैं, ठीक है, तो मैं दोनों को कंपेयर नहीं करता। भारत पे जब बनाया था वो डिफरेंट पर्पस के लिए बनाया था।
उसका डिफरेंट यूज़ केस था। क्रिक पे अलग पर्पस के लिए बनाया है। अब लोगों को क्या है कि लोग कुछ भी बना लो, लोगों ने गाली देनी है, ठीक है। तो जब साला वो फैंटेसी गेमिंग इंडिया में 10 साल से चल रहा है, ठीक है, मैंने तो नहीं बनाया, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में जाके लोगों ने केस भी लड़ लिए कि ये फैंटेसी गेमिंग है, ये वो नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। तब भी जब मैंने लॉन्च करा, सबसे ज़्यादा गाली मेरे को पड़ी फैंटेसी में कि आप देश के युवा को गुमराह कर रहे हो, इनसे सट्टा खिलवा रहे हो, ठीक है। अरे मतलब भाई ड्रीम 11 को 10 साल हो गए अभी हमने शुरू भी नहीं करी, हम तो इनफैक्ट उनसे बेटर ही कर रहे हैं कि भाई ठीक है, जो एक गेमिंग पे पैसा लग रहा है, जो वैसी जनता लगा रही है, उसका एक पार्ट हम क्रिकेट में देना चाहते हैं ताकि क्रिकेट थोड़ा ज़्यादा मेरिटोक्रेटिक बने। तो हम तो उस पर्सपेक्टिव से आए थे। हाँ, तो डिफरेंस यही है यार कि भारत पे करते टाइम आपको कोई जानता नहीं था तो लोग जजमेंट नहीं पास करते थे, और मतलब लॉन्च के 15 दिन में तो कोई भी जजमेंट नहीं पास करता था, ठीक है। अब आपको सब जानते हैं तो सब लोगों के पास जजमेंट है पहले दिन से ही, तो वो फर्क हो जाता है। मतलब वो स्केल ऑफ, मतलब लोगों का आउटलुक बदल जाता है, कैसे आपको देखते हैं। बाकी तो ठीक है यार, मज़ा आना चाहिए बिजनेस करने में, मेन तो है। सेम क्वेश्चन दे रहे थे पर डिफरेंट एंगल में। कोड ब्रू बनाई तूने प्रगट के साथ, काफ़ी मेहनत करके बनाई, उसमें बहुत टाइम लगा, फेम मिलने में 10-12 साल लग गए। क्रिक पे में ऑलरेडी सब कुछ फेम में था, तो क्या लगता है ऑल टुगेदर टोटल डिफरेंट सिनेरियो था, तो क्या बोलना चाहेगा, कैसा लगता है इसके बारे में? नहीं, फेम तो मेरे को इनकी वजह से मिला। हाँ। तो वहाँ पे हमने यार बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे मेहनत की, एक कंपनी स्टार्ट की और उसको ग्रो किया, प्रॉफिटेबल, कोई फंड नहीं रेज किया। तो वो एक डिफरेंट जर्नी थी, ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट जर्नी है। उसमें टाइप ऑफ क्लाइंटेल डिफरेंट थी, वो B2B था, ये B2C है। बेस्ट पार्ट इज़ इन दिस आई एम वर्किंग विद हिम, मतलब लर्न करने को बहुत कुछ मिलता है एंड यू गेट टू अंडरस्टैंड एक बड़ा व्यू। मतलब आप ये देखो कि इतना बड़ा, यस, हज़ारों करोड़ों से नीचे बात नहीं होती। 1000 करोड़ तो काफ़ी सालों से कर रहे हो, उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब आप ये देखो ना, यूनिकॉर्न या $10 बिलियन कंपनी के विजन से नीचे तो फिर नहीं हम सोचते। मतलब वो थॉट प्रोसेस पहले नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो थॉट प्रोसेस चेंज होने का, वो लर्निंग। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कोड ब्रू और यहाँ पे क्रिक पे में काम करने में। अशनीर जी, शार्क टैंक के पहले की लाइफ, शार्क टैंक के बाद की लाइफ? नहीं, किसकी लाइफ? मेरी लाइफ, बाकी शार्क्स की लाइफ। यार सी, शार्क टैंक से पहले कोई जानता नहीं था, अब लोग जानते हैं। तो मतलब प्रैक्टिकली तो मैं बोल सकता हूँ कि शार्क टैंक के पहले की लाइफ थोड़ी प्राइवेट लाइफ थी। मतलब बहुत ही लिमिटेड लोग जानते थे, स्टार्टअप सर्कल में ही लोग जानते थे आपको। शार्क टैंक के बाद की लाइफ बहुत ही पब्लिक लाइफ हो गई। बट जब आप शार्क टैंक में जा रहे थे, आपको पता था आप क्या चीज़ के लिए जा रहे हो। मतलब ऐसा तो नहीं था कि आप टीवी पे जा रहे थे और ये सोचते कि सक्सेस सिनेरियो में मैं फेमस नहीं हूँ। सब फेमस होने ही गए थे, ठीक है, क्योंकि सबके पास अपने बिजनेसेस तो बने हुए थे, वॉट एवर स्केल, वॉट एवर प्रॉफिटेबिलिटी, बट सबने कुछ ना कुछ बना रखा था। तो आप एज अ शार्क जब जा रहे हो, उसका आउटकम तो होना ही यही था ना कि आपने फेमस होना था। तो मेरे को एटलीस्ट मेरे लिए इतना कुछ वो चेंज नहीं है। हाँ, मतलब लोग मेरे को जानने लग गए हैं, बट मैं तो वैसे ही जी रहा हूँ जैसे पहले जी रहा था। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा मतलब इतना सोचता नहीं उसके बारे में कि यार फेम अच्छा है बुरा है, या फेमस होने से मेरा फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। मैं उस तरीके से वैल्यूएट नहीं करता। वो तो जिस दिन आप टीवी पे चले गए, आपने वो लाइफ चूज़ कर ली। पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अब आप सेलिब्रिटी हो, हर कोई आपको देखना चाहता है, हर कोई आपको सुनना चाहता है, किताब लिखी जो सबसे बेस्ट सेलर है, तो अब आपको एड्स करी क्रिक पे की, वो भी आपने अपने आप करी, तो आपको लगता नहीं अब मूवी बन जानी चाहिए और उसका एक्टर, एक्ट्रेस और विलन कौन होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? मतलब मूवी बन जानी चाहिए, मतलब मूवी तो बन रही है ऑलरेडी।
मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मूवी बन रही है। ये कब हुआ? ये यार, असीम है नहीं शायद मूवी में लग रहा है। मेरे को रोल नहीं मिला। वही प्रॉब्लम है ना, मैंने इसका सीन ही नहीं रखा था इसलिए बताना नहीं था। मैं थोड़ा लेट आया इनकी लाइफ में। नहीं यार, मूवी तो बन रही है, कोई मोदी जी बना रहे हैं मूवी। तो सच्ची बता रहा हूँ, कोई मोदी जी बना रहे हैं। अब तो कोई क्या एक ही मोदी है क्या? साला सुबह तुमने गुलशन ग्रोवर को बुलाया नहीं था? ठीक है, तो ग्रोवर भी तो हो सकते हैं, मोदी भी तो हो सकते हैं, बट मूवी ऑलरेडी बन रही है। देखते हैं, मेरे ख्याल से साल भर में आ जानी चाहिए बाहर। आपने मोदी जी का नाम लिया, तो पॉलिटिशियन कब बन रहे हैं आप? पॉलिटिशियन बनते थोड़ा, वो पैदाइशी पॉलिटिशियन होते हैं यार। नहीं यार, बनने को तो इलेक्शन तो 2024 में ही है, तो 2024 में ही बनेंगे, उससे पहले बनने का फायदा क्या है? क्या माने मोदी जी के नाम के साथ कोई पार्टी का कनेक्शन भी है? नहीं भाई, मेरा देखो सिंपल उसूल है, जोन सी पार्टी जिता रही है वही है पार्टी। मतलब यहाँ पे पॉलिटिशियन का कोई दीन ईमान नहीं है। आज एक चीज बोल रहा होता है, अगले दिन दूसरी चीज बोल रहा होता है, ठीक है? तो सी मेरा पर्पस पॉलिटिक्स में जाने का बहुत सिंपल है। मेरे को लगता है कि बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं जो इंडिया में चेंज होनी चाहिए, जिन पे कोई डिस्कशन ही नहीं करता, ठीक है? ऊपर ऊपर से बातें होती रहती हैं। तो मेरे को वो फंडामेंटल चीज़ें ड्राइव करनी है, बट कोई भी चीज़ ना ऑपोजिशन में बैठ के ड्राइव नहीं हो सकती, ठीक है? हाँ, मेरे पास टाइम बहुत है, बिकॉज अगर तुम 40 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में घुस जाते हो तो तुम्हारे पास कम से कम 20 साल है, और उस 20 साल में तुम ढंग से भी खेलोगे। मतलब मैथ्स एवरेज भी ले लो तो 50% टाइम तुम ऑपोजिशन में बैठोगे, 50% टाइम तुम पावर में होगे। तो अगर 10 साल आपको ढंग से काम करने को मिल जाए तो मेरे को लगता है इम्पैक्ट आ सकता है। तो लड़ना तो 2024 का इलेक्शन ही है, बाकी देखते हैं। असीम, क्या लगता है, बंदा सेलिब्रिटी है, मूवी उसकी आ रही है, पॉलिटिशियन बनने वाला है, को फाउंडर होके कभी कभी डर नहीं लगता यार मेरी पर्सनालिटी खत्म ही हो जाएगी? नहीं, मेरी पर्सनालिटी बन रही है, ख़त्म कैसे होगी? आप इतनी मतलब ऐसी पर्सनालिटी के साथ आप रहते हो, कहते हैं ना कि जैसे अपना सर्कल बनाओ, 5 लोग के एवरेज होते हो आप, राइट? ऐसी बड़ी रील्स चलती हैं। तो आई थिंक आई एम विद हिम, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद हिम, तो होपफुली ऐसी पर्सनालिटी बन जाए सून। मतलब तू ऐसा बोलना चाह रहा मोदी और शाह बड़ी पार्टनरशिप? ओके, तो आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। सेलिब्रिटी बन के पैसा भी है, नेम भी है, फेम भी है, पॉलिटिशियन बनने के बारे में आप सोच रहे हैं, मूवी ऑलरेडी बन रही है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या रखा है फिर? यार सी, एंड ऑफ द डे आपका एक कोर है कि आप काम क्या करते हो, आप जाने किस लिए जाते हो। मतलब सेलिब्रिटी फॉर द पर्पस ऑफ सेलिब्रिटी बनने का कोई मतलब नहीं है ना। मतलब वो कौन बनती है, वो उर्फी जावेद, क्या नाम है उसका, सेलिब्रिटी तो वो भी है, ठीक है? कभी वो जीन्स नीचे पहनने की जगह जीन्स ऊपर पहन के आ जाएगी, ठीक है? मतलब तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो यूएस में कर्डाशियंस है, ठीक है? वो फेमस है क्योंकि वो फेमस है, किसी को नहीं पता वो फेमस क्यों है, बट फेमस है, ठीक है? तो उसका कोई मतलब नहीं। मेरे को लगता है हर बंदे का एक कोर होता है कि आप कोर पे काम क्या करते हो। फॉर मी दैट कोर इज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है? एंड मेरे को उसी चीज़ में एक्साइटमेंट आती है कि कोई नई प्रॉब्लम पकड़ो, कोई नई चीज़ मार्केट में उतारो, उसको स्केल करो, उसको उसके बारे में सोचने में उसी से मेरे को मतलब मोटिवेशन मेरी वहीं से आ रही है। एंड यार कभी ये थोड़ा ना होता है, अब आप कभी मुकेश अंबानी को पूछते हो कि अरे सर इतना बड़ा घर है, इतने रईस इंसान हो, सबको जानते हो, अब क्यों बिजनेस करते हो? वो भी तो हर साल एक नया बिजनेस डालेगा, अगले साल दूसरा नया बिजनेस डालेगा। सो आई थिंक वो तरीका सोचने का सही नहीं है कि अरे आपने इतना कमा लिया अब छोड़ो, अब छोड़ दो, अब तो ऐश करो। आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट व्यू, क्योंकि आपको वैल्यू कुछ कमाने से नहीं मिल रही है, आपको वैल्यू काम करने से मिल रही है, ठीक है? मतलब इवन इफ टुडे मुकेश अंबानी बोलता है कि मैं जिंदगी भर खर्चूंगा, खर्च ही नहीं सकता, ठीक है? तो उसको प्लेजर खर्च करने से थोड़ा मिलने वाला लाइफ में, उसको तो प्लेजर कुछ बनाने में मिलने वाला। असीम, मैंने एक इंटरव्यू सुना तेरा रिसेंटली, उसमें मेरे ख्याल से 500,000 के आसपास ऑलरेडी व्यूज़ आ चुके हैं।
उसमें तेरे से बंदा पूछ रहा था कि कैसे ये इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को जानते नहीं हो, तो तूने बोला कि लोग यार अरेंज मैरिज भी कर लेते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी प्रगट की शादी हुई है दिसंबर में, ये कंपनी बनी है जनवरी में, तो ये पहले भी अरेंज मैरिज थी, अब दोबारा से अरेंज मैरिज, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मैं समझा नहीं क्वेश्चन कैसे। मतलब दो अरेंज मैरिज? नहीं, तो बेसिकली आई थिंक मेरी लाइफ में अरेंज मैरिज ही लिखी है। घर वाले भी अरेंज ढूंढ रहे हैं, love अभी करने तक का वो भी time नहीं पंगा, मिला। अभी तक तूने शादी भी नहीं करी है। तो आई थिंक यही लिखा है किस्मत में। तो आई थिंक अरेंज भी कहीं कहीं ना कहीं उससे लव कर लो, तो वो कॉन्सेप्ट चल रहा है। अच्छा, एक क्रिक पे बना, क्रिक पे बना, आपने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करी, ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास मेरे ख्याल डाउनलोड हो चुके हैं 30 दिनों के अंदर। शुरुआत में पहले या दूसरे दिन क्रिक पे के ऊपर काफ़ी हमने पढ़ा कि उसके प्रॉब्लम आ रही है ऐप के अंदर। वो खराब कोडिंग की वजह से थी कि लोग बोट चला रहे थे? क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? आपने रिसर्च किया होगा, क्या आउटकम आया उसका? नहीं सी ये असीम से भी क्वेश्चन है, मैं दोनों से आंसर चाहूंगा क्योंकि सीटीओ असीम को भी देना है आंसर। नहीं यार, सी हियर्स द थिंग, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब मैंने बहुत ऐप्स देखी हैं इंडिया में कि पहले दिन आपने लॉन्च करा है और 2.5-3 लाख लोग टूट के पड़ जाएं पहले दिन ही, ठीक है। जब अमेजोन भी पहले दिन लॉन्च हुआ था ना इंडिया में, तो 2.5 लाख लोग एक टाइम पे ऐप को यूज़ नहीं कर रहे थे। तो हर ऐप में ना आपको टाइम मिलता है स्केल करने का। चलो ठीक है, अभी तो लॉन्च करी है, एक स्केल पे लेके जाएंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली, हालांकि हमने मार्केटिंग भी नहीं करी, वो न्यूज़ से इतनी हवा फैल गई और इतने लोगों ने डाउनलोड कर ली कि इतना लोड आ गया कि हमने कभी एंटिसिपेट ही नहीं किया था। इट इज़ अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, राइट? मतलब वर्स्ट प्रॉब्लम टू हैव इज़ कि तुमने ऐप बनाई और कोई आ ही नहीं रहा ठीक है। तो इट वॉज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। एंड मेरा बिलीफ ये है कि यार हर चीज़ फटती है, हर चीज़ फटती है। एंड जब तक फटेगी नहीं तब तक आपकी वो लिमिट भी रीच नहीं हो रही ना, आप आगे भी नहीं सोच पा रहे। कौन सी ऐप है जो नहीं फटी? ठीक है, एक इंस्टाग्राम तक फटा है, फेसबुक तक फटा है, वो अलग अलग लेवल पे चीज़ें होती है। सो आई थिंक दैट इज़ द होल जर्नी कि आप, एंड मैं लोगों से हर बार यही बोलता हूँ, वॉज डूइंग अ स्टार्टअप इज़ लाइक गिविंग चाइल्ड, एक मतलब वो प्रेगनेंसी की तरह है, ठीक है। बिल्कुल सही। अगर आपका पहला बच्चा 9 महीने में पैदा हो रहा है, अगला बच्चा भी 9 महीने में पैदा होएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेकंड बच्चा है तो 3 महीने में पूरा रेडी हो जाएगा। तो आपको, एंड दैट्स द फन पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ना, दैट्स व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड, कि आप जितने बड़े तोप हो, जब आपने कोई नई चीज़ उतारी है वो अपना प्रोसेस चलाएगी पूरा, ठीक है। तो हम तो उसको उस तरीके से देखते हैं। बाकी ठीक है यार, वेरी अर्ली डेज। मैं अगेन बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में तो साला कोर्ट के सिवाय हर बंदे के को जजमेंट देनी है इमीडिएटली ठीक है। यहाँ पे साला कोर्ट को बोलते रहो भाई जजमेंट दे दे, उसने 3 साल लगाने हैं, जनता 2 मिनट में जजमेंट दे देती है, ठीक है। तो दैट्स द फन पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। असीम, टेक्निकल वे से आंसर? टेक्निकल वे से इसका यही आंसर है कि आई थिंक वो इतना लोड हमने एंटिसिपेट नहीं किया था जैसे लॉन्च करते हुए। बट मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। ऐप लॉन्च हुई और इतना ट्रैफिक था और लोग हैक भी कर रहे थे। सिचुएशन थी जितना यूज़र था उससे ज़्यादा लोग हैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स ऐप वॉज डाउन। ये मतलब सबको पता ही है, ऐप 30 मिनट चली नहीं। तो मेरी तो थोड़ी सी मतलब फट गई थी, मतलब लिटरली पूरी फट गई थी। तो मैंने अश्नीर को फ़ोन किया कि मतलब मैं थोड़ा मतलब वो हो गया था, आई वॉज टू ओवरवेल्म्ड कि यार के मतलब कि ये तो मतलब गलत कर दिया मैंने बहुत बड़ा। तो मतलब मुझे लगा मेरे को थोड़ा मतलब कोई भी होता, प्रगट को आप जानते हो, किसी को जानते हो तो वो कैसे रिएक्ट करता। तो इन्होंने बहुत कामली कहा कि वी आर टुगेदर इन दिस, कि जो होगा कोई चक्कर नहीं, तो जा इसको सॉल्व कर, तो डर ना, जो हुआ कोई इशू नहीं है। तो इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। ये मतलब ये बात मैंने नहीं बताई, ये कॉन्वर्सेशन आपने ये पूछी, ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। तो मतलब ये बहुत मतलब मैं उस दिन इनके लिए रिस्पेक्ट मेरी 10x होगी। मतलब उन्होंने मेरे को कहा कि कोई इशू नहीं, हम साथ हैं इसमें, तो जा इसको सॉल्व कर। तो विद इन 30-40 मिनट्स नेक्स्ट मतलब
45 मिनट्स बाद ऐप वाज अप एंड रनिंग, उसके बाद कोई ज़्यादा इशू आया नहीं। तो आईपीएल मई एंड में खत्म हो जाएगा, अभी 15 लाख के आसपास डाउनलोड है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 31 मई तक, कितने डाउनलोड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और रेवेन्यू का भी अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आर बी इन द वे ऑफ मेकिंग द रेवेन्यू, की अभी हम बर्न तो मेरे को लगता नहीं कहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है आपके नाम पे, और आपकी एड्स इतनी अच्छी चल रही हैं कि मेरे को नहीं लगता कि अभी किसी और से ऐड कराने की जरूरत है, तो क्या क्या बोलते हैं आप इसके ऊपर? नहीं, यही प्रॉब्लम है जब इन्वेस्टर को आप एंकर बना दो ना। अब इन्होंने पैसे लगाए हमारे पे, कंपनी पे, ठीक है, हम इनको कुछ नहीं बताते क्या चल रहा है, ठीक है, इनको लगा चलो स्टेज पे मौका मिल गया मैं पूछ लेता हूँ। मैं तो नहीं बता रहा। मेरे को लगा कि अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को पता नहीं था पूरा हो जाएगा। एनी हाउ, तो अब मैं सोच रहा हूँ पूछूं क्या, कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा बुरा लगेगा। अब आपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक जगह बोला कि मैं एक सर्विस क्लास फैमिली से आता हूँ, माधुरी मैम एक बिजनेस क्लास फैमिली से आती हैं, तो माधुरी मैम ने जितना आपको बिजनेस के बारे में सिखाया और जितना उन्होंने आपको तैयार किया बिजनेस करने के लिए, वो ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन थी आपके लिए कि आप बिजनेस में आए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप वाली लाइफ ज़्यादा बेटर रही आपको कि जॉब करने वाली ज़्यादा बेटर रही, और ये एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योरशिप बनी कि पुश करने वाली एंटरप्रेन्योरशिप बनी? नहीं, मतलब यार देखो, वो तो आउटकम पे डिपेंड करता है ना। अगर आपने एंटरप्रेन्योर बन के ज़्यादा पैसे कमा लिए, ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, तो आपको हमेशा लगेगा यार एंटरप्रेन्योरशिप वाली लाइफ अच्छी है। अब अगर आप जॉब करते हुए ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, आपको ज़्यादा खुशी हो रही थी, तो वो लाइफ बेटर है। मतलब मेरे को एक चीज़ पता है कि मैं फिर से नौकरी नहीं कर सकता लाइफ में। मतलब मेरा, हर बंदे का कुछ ना कुछ तो डर होता है ना, किसी चीज़ से तो फटती होगी। मेरी इस बात से फटती है कि मेरे को अगर लाइफ में किसी और की नौकरी करनी पड़ी ना, मतलब मैं जेन्युइनली मर जाऊंगा। मेरे को ऐसा लगता है ख़त्म हो जाऊंगा उसी टाइम। एंड ये इसलिए नहीं है कि मेरे को ये लगता है कि नौकरी करना बुरी चीज़ है। आई थिंक आप जब नौकरी कर रहे हो ना, आप अपने दिमाग का 20% यूज़ कर रहे हो, लिटरली ऑन एन एवरेज 20% अपना पोटेंशियल यूज़ कर रहे हो। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, आप अपने औकात के बाहर खेल रहे हो, कंप्लीटली औकात के बाहर खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं है। आप आधा टाइम खुद को भी फॉल्स कॉन्फिडेंस दे रहे हो, दूसरों को भी फॉल्स कॉन्फिडेंस दे रहे हो, बट उस चक्कर में कुछ बड़ी चीज़ बन रही है, ठीक है, तो उसका मज़ा ही अपना है। तो एटलीस्ट मेरे को पर्सनली, मेरे लिए तो एंटरप्रेन्योरशिप वाला फेज़ इज़ द मोर एक्साइटिंग फेज़। मैं खुद लोगों को बोलता हूँ कि जब मैं खुद भी फाउंडर नहीं बना था, जब मैं ग्रोफर्स में था एज अ CFO, मैंने पहले साल में इतना सीख लिया था जितना मैंने 9 साल बैंक्स में काम करके नहीं सीखा था। तो क्योंकि यार कुछ भी करो, जब आप जॉब कर रहे हो, आप सुबह 10 बजे दफ्तर आए, शाम को 5 बजे गए, 8 बजे गए, आप चले गए, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साला लाला का धंधा, लाला का माल, लाला की टेक्नोलॉजी, ऐप चले ना चले, मेरे 8 बज गए भाई, ठीक है, अब तो मैं कल सुबह 10 बजे आऊँगा, फिर बात करेंगे, ठीक है। बट एज अ फाउंडर आप वो नहीं सोच सकते ना, रात के 4 बजे हैं या सुबह के 6 बजे हैं, आपको करना ही करना है, और आपको मज़ा भी उसी चीज़ में आ रहा है। असीम, तूने नौकरी बहुत कम करी है, सीधे बिजनेस में आया, बहुत मतलब 2-3 साल के लिए नौकरी करी? नहीं करी मैंने, करी नहीं है ना, बिल्कुल हाँ, करी नहीं है। तो कॉलेज से निकलते ही तू इसमें आ गया, तो तेरे दिमाग में क्यों आया कि डायरेक्ट मैं काम धंधा करूं, नौकरी ना करूं? ऐसा क्या था, किस चीज़ ने तेरे को ऐसा तैयार किया? आई थिंक मैंने अपने आसपास देख लिया था कि जो जॉब कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स दोनों जॉब कर रहे थे, और मेरे फ्रेंड्स थे, उनके पेरेंट्स बिजनेस में थे, तो हमें हर चीज़ के लिए साइकिल लेनी है तो 3 साल वेट करना पड़ता था कि तो इतने मार्क्स ला, उतने मार्क्स ला। तो मैंने कहा यार कि लाइफ चेंज हो सकती है बिज़नेस करके। तो मेरा वो विज़न और गोल क्लियर था कि यार बिज़नेस करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए मुझे, ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल के लिए चीज़ों के लिए वेट नहीं करनी। तो आई थिंक वो मोटिवेशन मेरी वहीं डिफाइन हो गई थी,
और जब मैं कॉलेज गया था मैं तो +1 +2 से लग गया था उसी डायरेक्शन में, एंड कॉलेज में ही मैंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। एंड कॉलेज से निकलते निकलते आई थिंक अपने कॉलेज में जाके मैंने हायरिंग कर ली थी प्लेसमेंट ड्राइव फाइनल ईयर में ही। ओके, सो क्या नाम, अब एक और क्वेश्चन है तेरे लिए, वो तेरे से ही क्वेश्चन है। तेरे को क्या लगता है अब ये थर्ड यूनिकॉर्न में तू आ गया है, एक बिजनेस का 100 करोड़ की कंपनी के बाद सीधा हजारों करोड़ की कंपनी बना रहा है अशनीर जी के साथ, अब इससे नेक्स्ट व्हाट इज योर टारगेट, व्हाट यू वांट टू अचीव? देख, जब मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था मैंने इतना ही सोचा था कि मुझे बिज़नेस में जाना है और एक सक्सेसफुल बिज़नेस बनाना है। तो उसके बाद मैंने यही सोचा था कि मुझे कुछ किसी बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ काम करना है। अभी तक तो मैंने इतना ही सोचा है, कुछ इससे ज़्यादा मैं जब तक एक फेज़ ख़त्म नहीं होता उसको एक सक्सेस स्टोरी नहीं बन जाती, दूसरे फेज़ के बारे में सोचने का पॉइंट नहीं है। तो आई थिंक अभी यही फेज़ है, इसी को जी रहा हूँ, इसी को एंजॉय कर रहा हूँ और आगे कुछ नहीं सोच रहा इसके बारे में कि आगे क्या करना है। लिविंग इन द प्रेजेंट। So I believe I shall open the house for public now. So guys, your questions. Vishal, you want to ask something? Okay, give mic to Vishal. नहीं यहाँ पे दे दे। Okay. Hello. My question is to Ashneer. Do you think your outspokenness will help you in politics if you ever get to join it? यार आउटस्पोकननेस तो हेल्प ही करेगी ना, मतलब सिंपल सी बात है। साला कोई पॉलिटिशियन को सीधा जवाब भी पूछ लो तो घुमाते रहते हैं, ठीक है। अब एंड मार्केट बदल गई है ना जी। अब मैं पॉलिटिशियन को देखता हूँ ना, मेरे को बड़ी हंसी आती है। साले सब सफेद कुर्ता पजामा पहन के घूमते हैं, ठीक है, और नॉर्मल लाइफ में कोई सफेद कुर्ता पजामा पहन के नहीं घूमता, ठीक है। तो एक पॉलिटिशियन को बताना पड़ता है जनता को कि मैं नेता हूं, और उसकी शक्ल पे नहीं झलक रहा है, उसके कपड़ों पे झलक रहा है कि भाई ठीक है सफेद कुर्ता पजामा पहन के घूम रहा है तो नेता होगा। बिकॉज नॉर्मल जनता कभी सफेद कुर्ता पजामा नहीं पहनती, रात को पहनती सोते टाइम। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आना पड़ेगा, ठीक है। मेरा तो सिंपल उसूल है, साल अगर मैं इलेक्ट भी हो गया ना, मैं तो पार्लियामेंट भी बर्बरी की टी शर्ट पहन के जाऊंगा, भाड़ में जाए, बोलते रहना जी ये राहुल गांधी वाली टी शर्ट पहन के आ गया, हाँ पहन के आ गया। यार साला जब हिंदुस्तान का बिजनेसमैन गुची और बर्बरी पहन के घूम रहा है, तो जब पार्लियामेंट में भी जाएगा तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने आ रहा है ना यार। तुम्हारे ये झूठे चोले पहन के तो नहीं आने वाला मैं। थैंक यू। हेलो अशनीर जी, दिस साइड। सर अभी आईपीएल खत्म हो जाएगा, देन वर्ल्ड कप आएगा, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम भी खेलेगी, तो क्या उन प्लेयर्स को भी पैसे मिलेंगे? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो पहले वर्ल्ड कप तो आने दे भाई। सर हमारे से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग वेट कर रहे हैं इसका। नहीं, अच्छा पाकिस्तान के लोग वेट कर रहे हैं कि उनको पैसे मिलेंगे। नहीं, उसमें भी हमने कुछ और जुगाड़ निकाला है। बिकॉज सी जब आईपीएल है तो नेशनैलिटी की बात नहीं है, ठीक है, तो बेस्ट क्रिकेटर शुड विन मोर मनी, राइट। बट जब इंडिया खेल रहा है तब नेशनैलिटी का इशू आ जाता है, तो तब भी हम कुछ ऐसा स्कीम निकालेंगे कि साला अगर इंडिया वाले अच्छा खेलेंगे तो मिलेंगे, ठीक है, और अगर वो पाकिस्तान से मैच हार जाएंगे तो हम उनके बैंक अकाउंट से पैसे खींच लेंगे। हाँ जी, वहाँ पीछे माइक दे दीजिए। सर मेरा नाम अभिजीत है। मेरा 2 सवाल हैं। पहला कि आप जो ये कह रहे हैं कि क्रिक पे में हमारा बर्न रेट बिल्कुल ज़ीरो है, जब मैंने साइन अप किया था आई गॉट अ 50 रुपीज़ रिवॉर्ड, तो उसको हम बर्न रेट काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरा कि कॉल इट भारत पे या सक्सेस, लॉस में जब हमने इकोनॉमिक टाइम्स देखा था रिसेंटली, सबसे ऊपर था, सबसे लंबा बार ग्राफ था लॉस में, अराउंड 3000 करोड़। तो ये हम कह सकते हैं कि आपके बाद वो लॉस हुआ है बट वो लेगेसी कंटिन्यू हुई है, तो हम उसको कैसे आप जस्टिफाई करते हैं उस चीज़ को? यार देख,
भारत पे वाले ना एकदम गधे लोग हैं, मतलब गधे भी नहीं गधेड़े हैं वो, ठीक है। मैं तुमको फैक्ट बताता हूँ, जब मैंने 3.5 साल कंपनी चलाई है, ठीक है। मैंने 4,500 करोड़ रुपए रेज करे थे, 1,500 करोड़ रुपए खर्च करे थे, ठीक। जब मैंने कुल मिला के 3.5 साल में 1,500 करोड़ रुपए खर्च करे हैं 3.5 साल में, ठीक है, तो 1 साल का लॉस 2,000 करोड़ कैसे हो सकता है? तो एक होता है ना कि एक इंसान के पीछे इतना पड़ जाए कि वो कुछ पागल ही हो रखा है, ठीक है। तो जब मैं कंपनी से बाहर आया, भाई कंपनी तुम्हारे पास हाथ में है, जो बुक्स बनानी तुमने बनानी है, ठीक है। तो ताकि मेरा नाम बदनाम हो, उन्होंने पता नहीं क्या बुक्स बनाई है, 2,000 करोड़ का लॉस दिखा दिया, ठीक है, जो कि हो ही नहीं सकता। जब भाई मैं 1 मार्च को निकला हूं, 1 मार्च तक 2018 जून से लेके 1 मार्च तक 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए कंपनी में, तो उससे ज्यादा लॉस कहां से हो जाएगा? ठीक है। तो वो भाई उनसे पूछो, एक रजनीश कुमार जी बैठे हैं, वो अपने आप को SBI का चेयरमैन बोलते हैं, उनको पकड़ के पूछ लो, भाई तू बता दे, हिसाब दे दे कहां से हो गया, ठीक है। 1 नंबर के बेवकूफ हैं वो। मेरे अगेंस्ट इतने केस कर रखे हैं वो, मतलब मैं आपको मार्केट में मजाक बताता हूँ, दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में 2 टाइप के वकील हैं, एक जो अश्लील केस के अगेंस्ट केस कर रहे हैं, एक जो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो कर रहे हैं उनके दिन अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 करोड़ रुपए बढ़ रहे हैं साल के अश्लील ग्रोवर पे केस करने के। जो नहीं कर रहे हैं वो रो रहे हैं कि साल हमारे को केस नहीं मिला, क्योंकि मैं तो वकील पाल नहीं रहा, मेरा तो एक ही वकील है सामने, चाहे साला रोहतगी आ जाए चाहे कोई मर्जी आ जाए, मेरा एक ही वकील जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो भारत पे की बेवकूफ़ियों के मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। आप उनसे संपर्क करें, मैं आपको नंबर दे दूंगा। बाकी पहला क्वेश्चन यार, बर्न 2 तरीका बर्न होता है, एक होता है ऐसे वाला बर्न, हम वो वाला नहीं कर रहे हैं, धंधे बनाने वाला बर्न तो कर रहे हैं, ठीक है। अब 50 रुपए में अगर मैं ऐड नहीं कर रहा IPL में, IPL की ऐड कितनी महंगी पड़ती है आपको पता है? मतलब मैं इसी IPL में कम से कम नहीं तो ड्रीम 11 250-300 करोड़ रुपए खर्च रहा होगा इस IPL में, ठीक है। अब मैं छोटा प्लेयर हूं, मैं अभी इस स्पेस में घुसा हूं, मैं अपनी पोजीशनिंग बनाना चाहता हूं, मैं स्मार्टली खेल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ठीक है पहली गेम फ्री, 50 कोई भी कस्टमर आएगा 50 रुपए ले लो, पहली गेम फ्री, तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 50 रुपए ही हुई ना। जो आपको 50 रुपए कैशबैक मिला पर कस्टमर मिले तो 50 रुपए ही हुआ ना। तो फॉर मी दैट्स अ स्मार्टर वे ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर रादर देन डूइंग एड्स। तो धंधा यार, हर धंधे में पैसा लगता है टू एक्वायर कस्टमर एंड बनाना, बट फर्क ये है कि हम वो पागलों वाला पैसा खर्च नहीं रहे। सर आपने ये तो बता दिया कि आपकी मूवी आ रही है, बट आपकी मूवी में हीरो का रोल कौन प्ले कर रहा है? हीरो का रोल कौन प्ले कर रहा है मतलब एक्टर कौन है ये पूछ रही है तू? राइट, आपका रोल कौन प्ले कर रहा है? हीरो तो मैं ही हूँ। होपफुली, पता नहीं, पता लगा पिक्चर बन गई मेरे को विलन बना दिया उसमें। नहीं यार, एक्टर की ऑडिशन करेंगे अभी, देखते हैं कौन कर सकता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो जब से पिक्चर बनानी शुरू की है ना, मेरा वेट कम होता जा रहा है। तो पहले उनको एक मोटा एक्टर चलता, अब उनको थोड़ा पतला एक्टर लेना पड़ रहा है, तो होपफुली डिसाइड हो जाएगा थोड़े दिनों में। कोई ऐसा जो आप चाहते हो कि मैं इसको देखना चाहता हूँ अपनी? यार जो मर्जी बंदा को रख लो, 300 करोड़ बनानी चाहिए पिक्चर, बाकी मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे कपिल शर्मा को रख लो, फर्क नहीं पड़ता। Hi Ashneer sir. Hi Aseem. So I have a question directly to Ashneer sir. I am your biggest fan for saying all those candid things so easily. So first question is, sir, what is your bigger purpose of your life? You have done one unicorn, you're into another, you're becoming a politician. What is the bigger purpose you're achieving?
And when is your next book and with what title is it coming? यार ये बिगर पर्पस नहीं पता होता मेरे को लाइफ में, ठीक है. मैं इतना सोचने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं एकदम कैपिटलिस्ट बंदा हूँ. मेरे लिए हर चीज़ की मेजर, मतलब सक्सेस की जो मेजर है ना वो पैसों में है, ठीक है. कि अगर तुमने किताब उतारी, तुम्हारी किताब क्या सबसे ज़्यादा बिकी या नहीं बिकी, दैट इज़ अ गुड मेजर ऑफ सक्सेस फॉर मी. तो मैं नंबर्स ड्रिवन बंदा हूँ. कई लोगों को लगता है कि कुछ इंटेलेक्चुअल पर्पस होगा, कोई लार्जर पर्पस होगा लाइफ में. नहीं है यार, क्यों चाहिए. मेरे को लगता है अगर हर बंदा नंबर्स ड्रिवन बन जाए और कैपिटलिस्ट बन जाए, देश का वैसे ही भला हो जाएगा, ठीक है. तो मेरा कोई लार्जर पर्पस नहीं है, मैं कोई बाबा नहीं हूँ कि इवेंचुअली ये करना है, या मैं तो धरती में ये करने आया था. मैं तो धरती पे मज़े लेने आया था. मैं मज़े ले रहा हूँ. Thank you so much. हेलो अश्नीर सर. सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, जब आपने कहा पॉलिटिक्स के बारे में, एंड इससे पहले के जो आपके इंटरव्यू हो रखे हैं उधर आपने टैलेंट के बारे में बहुत बात करी है कि टैलेंट इंडिया में बहुत कम है. तो आप अगर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं और आपने कहा कि एक बिगर इम्पैक्ट लाना है, तो आपका एजुकेशन के मामले में आपका क्या कहना है. एंड प्लस आज का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रहा है, जो कि ऑलरेडी मतलब वाइट कॉलर जॉब को ले जा रहा है, तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है. क्योंकि सर बेसिकली मैं भी एक एडटेक स्टार्टअप के अंदर ही काम कर रहा हूँ, और हम लोग स्कूल के एजुकेशन को बच्चों के लिए फ्री कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के एजुकेशन को, लेकिन उसमें टैलेंट भी दे रहे हैं. तो आपका टैलेंट के लिए क्या बात है, और आप अगर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो आपका एजुकेशन को लेके क्या रहेगा पॉइंट. एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम तो सिंपल सी बात है कि साले इनफ नंबर ऑफ सीट्स ही नहीं है यार, ठीक है. कोई भी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास पेरेंट है, उसका बच्चा एस्पायर ही नहीं कर रहा कि मेरे को पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है या दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है. उसका बच्चा एस्पायर कर रहा है मेरे को इंडिया से बाहर भेज दो, ठीक है. तो साला इंडिया तो मार्केट बना पड़ा है यूएस की एजुकेशन के लिए, ठीक है. मतलब मेरे को लगता है ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू यूएस वो चाइना को सरपास कर चुके हैं. तो सबसे बड़ा इशू तो यही है ना कि बच्चे को पढ़ने के लिए इंडिया से बाहर भागना है, ठीक है. और एक बार ही इंडिया से पढ़ने के लिए बच्चा बाहर चला गया, फिर पेरेंट्स उसके पीछे भाग रहे हैं कि भाई वापस आ जा. तो समवेयर मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी मार्केट है, एंड यूएस ने एकदम डोमिनेट कर रखी है कि सब बच्चे यहाँ से बाहर भाग रहे हैं. एंड उसका रीज़न यही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो इंडिया में होनी चाहिए वो नहीं है, ठीक है. मैं भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ जाता हूँ, नहीं है यार वो सेम लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं है. मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ, ठीक है. हम आईआईटीज़ की बात करते रहते हैं, आईएम्स की बात करते रहते हैं, बट कुल मिला के कितने आईआईटी हैं यार, 6, 8, 10, ठीक है. आईएम भी इतने से ही हैं. बाकी जो कॉलेज है उसमें क्या हाल है, वहाँ पे क्या प्लेसमेंट लग रही है लोग बच्चों की पढ़ने के बाद, क्या अटेंडेंस लग रही है, क्या प्रॉफ्स टॉप टैलेंट आ रहा है पढ़ाने के लिए, ठीक है. वो सब मेजर गैप्स हैं. एंड मैं होपफुल ये हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वो गैप को आइडेंटिफाई कर लें और एजुकेशन को ले आएँ, और उसको देखते देखते गवर्नमेंट भी उठ जाए. वरना अदरवाइज अब मेरे को नहीं पता साल के 1 लाख बच्चे बाहर जाते हैं, कितने बाहर जाते हैं, ये नंबर ना बहुत जल्दी 10 लाख पहुंच जाएगा, ठीक है. तो दैट इज़ माय व्यू ऑन एजुकेशन. डू यू सपोर्ट कि एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, जैसे फिलहाल के लिए तो एजुकेशन प्राइवेटाइज नहीं है. सब कुछ प्राइवेटाइज कर देना चाहिए. गवर्नमेंट का बिजनेस ही नहीं है. गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन एनी बिजनेस यार. भाई जब तुम एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर रहे हो तो कॉलेज तुम क्यों चला रहे हो, क्या लॉजिक है. तो गवर्नमेंट का बिजनेस गवर्न करना है, ठीक है, धंधे चलाना थोड़ना है. वो टाइम तो चला गया ना कि जब आप बोलते थे जी पावर प्लांट भी सरकार चलाएगी, रेलवे भी सरकार चलाएगी, जहाज भी सरकार चलाएगी. अब तो सरकार कुछ भी नहीं चलाती, तो एजुकेशन क्यों सरकार चला रही है. सब का सब प्राइवेटाइज कर दो. मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज बांट दो, सबको बोली लगा दो. या पे तुम साले फालतू की ऑक्शन करा रहे हो आईपीएल की बैठ के. 15 करोड़ का कोहली बेच दो, 12 करोड़ का ईशान किशन बेच दो, ठीक है. मैं तो कह रहा हूँ ऐसे ऑक्शन कराओ ना. हाँ जी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बोली लगाओ, तभी इंप्रूव होएगा बॉस.
Sir, I have a very small question, MCQ type ही है. Basically, I want to ask कि जैसे आजकल हर कोई बात कर रहा है, startups, like they talk about innovation लेके आओ, ideas लेके आओ, ideology बढ़ाओ, thought process बढ़ाओ, curate करो कुछ. So I have seen कि बहुत सारे tools जो innovation से बनते हैं, so काफ़ी पैसा कमा लेते हैं वो, right? और उसके बाद उसको कॉपी करके आई हैव सीन कि उससे ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं. सो व्हाट यू वुड सजेस्ट कि उसको कॉपी किया जाए या नया क्यूरेट किया जाए? नहीं यार, कॉपी वाला कौन पैसा कमा रहा है यार? समझा नहीं मैं, सॉरी. सर लाइक जैसे लेट्स सपोज आई टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, जोमेटो बना, फिर स्विगी बना, मतलब काफ़ी पैसा कमा रहे हैं ना एक दूसरे को कॉपी करके. ऐसे बहुत सारे और जगह में भी प्लेटफॉर्म्स हैं, टूल्स भी हैं, जैसे AI टूल्स हैं, एक तरह के बहुत सारे टूल्स हैं, वो सब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि हमें न्यू क्यूरेट करना चाहिए या वी शुड कॉपी देम? नहीं यार, जिसमें ज़्यादा पैसा बन रहा है वो कर लो. मतलब बिजनेस का तो सिंपल रूल है ना यार, लाइक अगर तुमको फर्स्ट मूवर बन के ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है तो फर्स्ट मूवर बनो. अगर फर्स्ट मूवर किसी और को बन के सेकेंड मूवर बन के तुमको एडवांटेज मिल रहा है तो कॉपी करके बिजनेस बना लो. सो या आई थिंक यू नो उसमें कोई सीधा जवाब नहीं है. So Ashneer, you could have opened any company after आपने Shark Tank करा और इतने सारे business ideas आपको मिलते थे, and the name of the company is Third Unicorn. तो ऐसा आपको क्या लगा फैंटेसी स्पोर्ट्स में कि ये एक थर्ड यूनिकॉर्न बनेगी? नहीं यार, सी हियर्स द थिंग, मैं इवन पहले भी जो मेरे मन में आता था मैं तो वही करता था यार. ठीक है, तुमको ये लग रहा है कि यार कुछ भी कर सकते थे, फैंटेसी क्यों कर रहे हो? ठीक है, मेरे को लगता है साला इतना दिमाग लगा के मेरे को तो लग रहा है फैंटेसी सही चीज है करने को. अब आप उसका लॉजिक सुनो ना. IPL का एक मैच मार्केटिंग राइट जो BCCI बेचता है 52 करोड़ रुपए के बिकते हैं. एक IPL पे 400 करोड़ रुपए का फैंटेसी खेला जाता है. ठीक है, अगर मैं 10% भी रेवेन्यू पूल पकड़ लूं उसका, तो पर मैच देयर इज मोर मनी इन फैंटेसी देन इन ऑल द एड्स कंबाइंड विच BCCI has sold as marketing right in wholesale. ठीक है, तो नंबर बहुत बड़ा है. एंड दूसरा मेरा है कि यार साला मेरा धंधा है, मेरा जो मर्जी आएगा करूंगा यार. अब तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई तुम ये भी कर सकते तो तुम ये क्यों कर रहे हो? तू भाई डॉक्टर भी बन सकता था, इंजीनियर क्यों बन गया? ठीक है, everyone's life they have to live on their own यार. ठीक है, जस्ट बिकॉज मैं पब्लिक हूँ, ठीक है, जनता मेरे को कुछ भी बोलती है, बोल ले, मैं तो जवाब नहीं देने वाला. So last question, Jitin, I would like कि आप पूछ के let us. Ashneer, I think your clarity of thought is amazing, and I think that's led to a lot of successes that you've had. एक किसी ने सवाल पूछा था which I would like you to address is this ये जो सारी AI revolution है, what do you think about that? ये कहाँ, ये जो young entrepreneurs हैं उनको कैसे इसको tackle करना चाहिए? What should be their strategy, etc. यार सी टेक्नोलॉजी ना जब भी आती है तो लोगों की फट जाती है. आप तो AI की बात कर रहे हो. सबसे पहले जब कैलकुलेटर बने थे ना, लोगों की तब फट गई थी कि सब कुछ ही कैलकुलेटर कर लेगा तो हम क्या करेंगे. ठीक है, उसी से कैलकुलेटर ने किसी की नौकरी नहीं खाई और नौकरियां क्रिएट ही करी. फिर जब कंप्यूटर आया तब भी सेम क्वेश्चन था, जब इंटरनेट आया तब भी सेम क्वेश्चन था, जब इंटरनेट ऑन मोबाइल आया तब भी सेम क्वेश्चन था, हम क्या करेंगे. तो ना थोड़ा इंसान को ये लगता है कि वो एकदम फुद्दू है और एक ना एक दिन कोई तो चीज आ जाएगी जो बोलेगी भाई तू तो फुद्दू है, तेरा तो कोई वजूद ही नहीं है अब. ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है. तो मैं तो AI को एक जस्ट वन फेज इन टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन देखता हूँ. ठीक है, अगर आप बोलो जी ये सबकी नौकरियां खा जाएगा और आधी नौकरियां उड़ जाएंगी, लोग बेरोजगार घूमेंगे, कुछ नहीं होने वाला ऐसा. यू नो अगर आप हिस्टोरिकली भी देखो, पूरी ह्यूमैनिटी में इतनी अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इतनी प्रोग्रेस जो आज तक थी वो कभी भी नहीं थी पास्ट में. ठीक है,
तो वो कर्व कभी नीचे नहीं जाने वाली है, चाहे AI आ जाए चाहे कुछ और आ जाए, तो इतना घबराने की बात नहीं है यार कोई, थोड़ा तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखो यार। चलो ChatGPT खोल के देख ले उसमें डाल। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था। अब अशनीर जी अगर कोई क्वेश्चन लेना चाहते तो उनकी मर्जी है, अदरवाइज आई बिलीव वी आर गुड टू क्लोज। ले लो यार 3-4 क्वेश्चन ले लो। और हाँ चलो 4 क्वेश्चन। भाई 2+2 वाला तू बैठ जा, तेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं। very last question, one last question. 2-3 पूछ लो यार, क्यों इतना? 3 क्वेश्चन। Hi Ashneer. Hello. Hey Ashneer, my question is simple, like this confidence that you've got right now with so much of candid conversation, were you always like that since childhood, or it came after your success with our startup? नहीं यार, कॉन्फिडेंस पहले से था, बाहर नहीं निकलता था। नहीं, बचपन से कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं तो पहले बोलता ही नहीं था यार। और अभी भी मैं ना सिर्फ स्टेज पे बोलता हूँ, स्टेज से उतर के एकदम चुप हो जाता हूँ। तो आई थिंक वो ना एक डिफरेंट पर्सोना है जो स्टेज पे आता है, वो स्टेज से उतर के ख़त्म हो जाता है। एंड मेरा कुछ नहीं, मतलब मैं आपको, आप मेरी किताब भी पढ़ोगे ना, उसमें क्लियरली लिखा है मैंने आज तक, मतलब पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत दूर की बात है। मतलब एक रूम में अगर 3 लोग बैठे होते थे ना, मैं तब चुप हो जाता था। मेरा ऑप्टिमम कॉन्वर्सेशन होता था, एक बंदा और बैठा है और एक मैं बैठा हूँ, तो चलो बात हो जाएगी। 2 बंदे आ गए ना रूम में तो मैं चुप कि मैं नहीं बोल रहा अब। तो मैं तो इतना शांत था। वो तो चले गए शार्क टैंक में, साला वो कैमरा को कुछ दिख गया हम में, या मेरे को कुछ कैमरा में दिख गया, उसके बाद अब बोल लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ता है। Hi sir, so all the businesses you have done till date, all of those were digital, और retail businesses की बहुत बड़ी percentage है Indian economy में. So what's the future for retail businesses and what's the future for digital businesses? अबे हर चीज़ का फ्यूचर मेरे से क्यों पूछते रहते हो यार? इसका क्या फ्यूचर है, उसका क्या फ्यूचर है, आपका क्या फ्यूचर है, मेरा क्या फ्यूचर है? अबे मतलब मेरे पास कोई मशीन है क्या फ्यूचर में देखने की? मेरे को नहीं पता भाई, मैं बताता हूँ फ्यूचर में क्या होने वाला है। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, और मैम है उनको 7 बज रहे हैं, 8 बजे मैं खाना खाने वाला हूँ, ये बता सकता हूँ बस। उसके बियॉन्ड का मेरे को नहीं पता। तो मैडम को माइक दे दें, ये लास्ट क्वेश्चन है। Can we quickly have the mic in the front row? It's not about future. I just want to know what is your honest sentiment about the startup ecosystem outside of Bangalore in India? Honest sentiment about startup ecosystem outside Bangalore. यार सी, अभी पिछले साल जो यूफोरिया था, अभी वो यूफोरिया नहीं है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि पिछले साल पैसा बहुत आ रहा था, तो जब पैसा आता है ना तो बंदे में कॉन्फिडेंस आता है। अब वो पैसा आना बंद हो गया है, ठीक है। इनफैक्ट जो बंदे पैसा भेज रहे थे, अब वो सवाल भेजते हैं कि भाई पहला पैसा भेजा था उसका जवाब दो या हिसाब किताब दो। तो थोड़ा सा ना म्यूटेड है सेंटीमेंट, स्टार्टअप स्पेस में म्यूटेड है, बट इतना भी खराब नहीं है जितना बाहर खराब है। यूएस में इंडिया से बहुत ज़्यादा खराब सेंटीमेंट है, मतलब किसी को स्टार्टअप में पैसे ही नहीं लगाने। इंडिया में अभी तक वो बुरा हाल नहीं हुआ है। इंडिया में ये है, हाँ ठीक है, बड़ा पैसा लगना बंद हो गया है, बट लोगों को ये नहीं लग रहा कि फ्यूचर में स्टार्टअप होंगे ही नहीं या ये सब बंद हो जाएंगे। तो 2022 के बाद वाला जो फेज़ चल रहा है ना, वो थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी वाला फेज़ है कि भाई तमीज़ से धंधा करो, बहुत तुमने मज़े कर लिए। तो अब थोड़ा, और जब भी तमीज़ से काम होता है ना तो शांति हो जाती है, मतलब पार्टी नहीं चल रही अभी। तो दैट्स द सेंटिमेंट है। And what about the ecosystem, like ecosystem in general outside of Bangalore? जब हम startups की बात करते हैं, जैसे पंजाब का या some states which are still catching up on the ecosystem. So what's your take on those states? नहीं यार, सी इकोसिस्टम अगर आप देखो, इट्स 60-40 बैंगलोर एंड दिल्ली, ठीक है।
60% of all big startups are in Bangalore, 40% of all big startups are in Delhi. उसके बाद ना एकदम से वो टेल बन जाती है, बहुत ही थिन हो जाता है. इवन बॉम्बे इज नॉट हाई ऑन स्टार्टअप्स. मतलब जितने भी ढंग के लोगों ने बॉम्बे में स्टार्टअप करी है वो इवेंचुअली या तो दिल्ली शिफ्ट हो गए या बैंगलोर शिफ्ट हो गए. सो दो शहर की कहानी है घूम फिर के स्टार्टअप्स. उसके बियॉन्ड बहुत ही थिन चल रहा है अभी तक. होपफुली चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे महंगा इतना हो गया है. अब कभी मैं पढ़ रहा था कि बैंगलोर में 3 BHK आपको 1 लाख रुपए से कम का नहीं मिल सकता. अब इतने महंगा अगर मैं किराए पे घर लूँगा तो उस बंदे को तनख्वाह भी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी. सो एवरीथिंग इज गोइंग टू कम डाउन टू कॉस्ट वेरी सून. एंड आई एम होपिंग कि व्हेन इट कम टू कॉस्ट, जो दिल्ली और बैंगलोर की इन्फ्लेशन है बिकम्स अ डिसएडवांटेज फॉर दोज सिटीज़ एंड एडवांटेज फॉर द अदर सिटीज़. थैंक यू जी. Last question. नो, आई बिलीव अश्नीर जी हमें समय की कमी की वजह से बंद करना पड़ेगा. थैंक यू गाइस. बहुत अच्छा आपने साथ दिया इस पूरी डिस्कशन में. थैंक यू अश्नीर जी, दिल्ली से इतनी दूर आने के लिए हमारे पास. और थैंक यू असीम, थैंक यू सो मच. वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच टू दिस वंडरफुल पैनल. एंड पहले बता देती हूँ, मैंने क्लियर करने को, मैंने ख़त्म करने को नहीं कहा. अगर आप उम्मीदें वक्त से लगा के शिकवा हमसे करेंगे तो आप कमाल करेंगे. Well, thank you so much for being here this evening and candid, raw and unfiltered like always. To felicitate this wonderful panel, can I please have on the dais Vishal Kedia, Director, Develop Tech IT Solutions Private Limited, and one of the pilot investors of Third Unicorn. Ladies and gentlemen, let's have a loud round of applause for Ashneer Grover, founder, Third Unicorn. Aseem Ghavri, co-founder, Third Unicorn. And our formidable moderator, Puneet Verma, founder, Cybrain Software Solutions. Well, he brought it all together so beautifully. So can we have a loud round of applause for him? Thank you so much, everyone. Thank you so much. And the customary picture to follow from here on. Well, शाम-ए-फिराक का वक्त है, यानी it's that evening where we must part ways once more. शाम-ए-फिराक अब ना पूछ, आई और आके टल जाएगी. दिल है कि फिर बहल जाएगा, जान है कि फिर संभल जाएगी. मे बी जान का मामला नहीं है, लेकिन दिल का ज़रूर हो सकता है. दिल बहल जाएगा जब हम अगले साल फिर मिलेंगे टाइकॉन पे. एंड एक और दफ़ा रॉबिन सर आपको जहमत करनी होगी टू गिव द वोट ऑफ थैंक्स. First of all, thank you, Niharika. You've shown a lot of energy throughout the day, right? And you've been at, I think, 5th Tycon. Thank you very much. We have a small gift for you. Yes, yes. Oh my God. This, okay. Then I think this is really special because it's been my 5th Tycon in a year and I can't thank you enough for having me. Thank you, Niharika. Thank you all. I think that every session today has shown a lot of energy. We've learned a lot, right? And we look forward to Tycon 24 now. And again, great thank you for the energy shown in the last 2 days. Thank you. And this is where your Sutradhar, Niharika, that girl behind the mic, signs off for this edition of Tycon. For this edition of Tycon, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले साल. Till then, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. ये मुस्कुराहट आप पे बहुत अच्छी लगती है. Thank you so much. Well, now that we've finally ended, can we have all the time members, all the executive committee,
the core committee up on the stage for a group picture. Can we have all the TIE members up on the stage for a group picture? Thank you.